हेलो फ्रेंड्स, आज की डेट है 12 अक्टूबर 2023। देखते हैं आज के द हिंदू में क्या है। फर्स्ट न्यूज़ है, ऑपरेशन अजय सेट टू इवैक्यूएट इंडियंस नेशनल्स फ्रॉम इसराइल। इसराइल के अंदर जो इंडियंस फंसे हैं उनको निकालने के लिए इंडिया ने ऑपरेशन अजय लॉन्च चालू कर दिया गया है, जिसके अंदर वो जो इंडियंस वापस आना चाहते हैं इंडिया के अंदर, इसराइल के अंदर जो फंसे हुए हैं इंडिया में, तो उनको लाने के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया है और उसके लिए कंट्रोल रूम बिठाई जाएगी और उनको यहाँ लाया जाएगा। ठीक है, यही बोला गया है। इसी साल ये दूसरा ऑपरेशन है। इससे पहले उन्होंने ऑपरेशन कावेरी चलाया था, सूडान के अंदर जो इंडियन फंसे थे उनको वापस लाने के लिए। सूडान में सिविल वॉर हो रहा था, इसलिए वो इंडियन को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ये याद रखिए, ऑपरेशन कावेरी किसी रिलेटेड है, सूडान से रिलेटेड है, और ऑपरेशन अजय इसराइल से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद और जो नॉर्दर्न साइड में हिजबुल्ला है, ठीक है, लेबनान है, ये इसराइल के आकर ऊपर के साइड देखोगे आपको लेबनान एक कंट्री मिलेगा। तो उसके जो सदर्न साइड में जो है हिजबुल्ला है, उन्होंने अटैक किया इसराइल के ऊपर, स्ट्राइक किया इसराइल के ऊपर, ये इन्होंने बोला है। उसकी वजह से जो फ्लाइट्स आ रही जा रही है उसमें कंसिजेंस, मतलब उसको नहीं ला सकते, वो वायबल नहीं है। अगर आप फ्लाइट्स वहाँ से उड़ाते हो तो मिसाइल स्ट्राइक करने की संभावना है आपकी इधर। ठीक है, इसराइल के यहाँ अप्रोक्सीमेटली 900 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में, ये उन्होंने बोला है। ठीक है, बस यही था इस न्यूज़ में। फर्स्ट पेज पे तो यही है। सेकंड न्यूज़ देखते हैं, मास्टर माइंड ऑफ पठानकोट अटैक किल्ड इन पाकिस्तान। ठीक है, एक बंदा है जैश ए मोहम्मद का जो मास्टरमाइंड था पठानकोट एयरबेस पे जो अटैक हुआ था 2016 में, उसका जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था शहीद लतीफ़। शहीद लतीफ़ मस्जिद से बाहर आ रहा था, उसके साथ दो बंदे थे और वो था। इन तीनों को तीन गनमैन आए और उन्होंने उड़ा दिया। ठीक है, ये बोला गया है। और ये अननोन है किसने मारा क्या मारा, पाकिस्तान के सॉइल पे अटैक हुआ है। ठीक है, तो ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत लतीफ़ को इंडिविजुअल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया गया था। ठीक है, और 1993 में इसको अरेस्ट किया गया था कश्मीर में इन्फिल्ट्रेशन की वजह से, और उसको जेल भी किया गया था जम्मू में। यहाँ पे देखें, ही वॉज अरेस्टेड एट 1993 में इन्फिल्ट्रेशन किया था उसने जम्मू कश्मीर में, और 1994 में उसको अरेस्ट किया गया था इन जम्मू जेल विद मसूद अजहर जो जैश ए मोहम्मद का फाउंडर है उसके साथ। 2010 तक वो जेल में था। 2013 में जब उसकी सज़ा पूरी हो गई तब उसको पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया गया। यही सबसे बड़ी भूल थी इंडिया की, ये इन्होंने बोला। 2016 में जो एयरबेस स्टेशन पर अटैक हुआ था उसमें 7 इंडियन एयरफोर्स पर्सनल की मौत हो गई थी, शहादत हुई थी, सॉरी। और 4 जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट उस टाइम पे आए थे इंडिया के देश के ऊपर। ठीक है, इतना ही याद रखिए इस न्यूज़ में, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए, बिहार का सर्वे रिपोर्ट विथ इकोनॉमिक डाटा टू बी टेबल्ड इन बोथ हाउस। इकोनॉमी का डाटा भी उसके साथ ऐड करेंगे वो और दोनों हाउस में रखेंगे, ये बिहार के सीएम ने बोला है। उसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिए, और ये मेंस का टॉपिक भी है, इस पे बहुत बार क्वेश्चन भी आ चुके हैं। ठीक है, देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर है, यूके, फ्रांस, यूएस, चाइना एंड रशिया। तो ये इसमें यूके, फ्रांस, यूएस, ये जो है वो वर्ल्ड वार 2 में जो विनिंग साइड थी, जो वर्ल्ड वार 2 जीते थे उस साइड से थी। ठीक है, चाइना ने तो वर्ल्ड वार 2 में मतलब पार्टिसिपेट भी नहीं था, तभी भी उसको मेंबर किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो ग्रुप बने। 1945 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बना था, तो तब से अब तक उसमें कोई ऐसे बड़े बदलाव नहीं किए गए हैं, क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर खाली 15 मेंबर्स है आज भी। तो उस 15 में जो 5 है उसके पास वेटो है, और ये 5 मेंबर्स के नाम मैंने अभी आपको बताया, यूके, फ्रांस, यूएसए, चाइना एंड रशिया। ठीक है, ये 5 मेंबर है जिनके पास वेटो पावर है। वेटो पावर का मतलब ये होता है कोई भी रेजोल्यूशन आता है, अगर इनमें का एक भी कंट्री बोलता है कि हमें इसको पारित, मतलब इसको अप्रूव नहीं करना है, तो वो वेटो हो जाता है। ठीक है, तो वो पारित नहीं होता, यही है। तो ये हेजेमनी है, ये शशि थरूर जी ने लिखा है, बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है। तो ये बोलते हैं ये हेजेमनी कितने दिन चलेगी, अभी वर्ल्ड तो पूरा बदल चुका है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, तो रिसेंटली अभी एर्गन जो टर्की के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट है, टर्की के प्रेसिडेंट ने ये बोला था कि सिक्योरिटी काउंसिल कुछ काम नहीं कर रहा, वो कुछ पीस तो नहीं ला, गारंटर नहीं है पीस का, क्योंकि अभी यूक्रेन वॉर हुआ,
इसराइल रशिया वॉर, इसराइल हमास वॉर हो रहा है। तो ये सिर्फ एक बैटल ग्राउंड है पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का कुछ कंट्री के बीच में क्या। ठीक है, ये बस इसमें ये लोग यहाँ पे आके सिर्फ बातचीत की दुकान है, सिंपल भाषा में बात करना, तो ये इन्होंने बोला। और यूनाइटेड नेशंस की जनरल सिक्योरिटी के जो जनरल सेक्रेटरी जनरल थे बोटोरुस घाली, इन्होंने भी बोला था कि जो 15th एनिवर्सरी 1993 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तब उन्होंने बोला था कि रिफॉर्म की जरूरत है। लेकिन तो अभी 15th एनिवर्सरी भी हो गई, 16th भी हो गई, 17th भी हो गई, कुछ काम तो हुआ नहीं है इसके ऊपर। ठीक है, और जब वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनी थी 1945 में, तब उसके अंदर सिर्फ 51 मेंबर्स थे। उन 51 मेंबर्स में से सिर्फ 11 मेंबर्स परमानेंट काउंसिल में थे, और उस 11 में से सिर्फ 5 के पास वेटो पावर थी और 6 के पास टेम्पररी मेंबर थे, उनके पास वेटो पावर नहीं थी। तो ये जो 11 है वो 51 का 22% होता है। ठीक है, मतलब 22% के पास ही 22% पीपल ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर थे, बाकी के तो थे, उनका रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था। लेकिन आप अभी आप इस सेंचुरी में आ जाओगे तो यहाँ पे देखोगे अभी 193 कंट्रीज है और सिर्फ 15 मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, 15 में के 5 परमानेंट मेंबर्स है और 10 टेम्पररी मेंबर्स है, 2-2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। याद रखिए इंडिया भी मेंबर बन चुका है, इंडिया की 8 टर्म थी अभी, जब इंडिया मेंबर था, अभी नहीं है, अभी जो लेटेस्ट में था तब 8 टर्म थी इंडिया की पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। तो ये 8% होता है। ठीक है, जो 15 जो मेंबर्स है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, वो सिर्फ 8% रिप्रेजेंट करते हैं पूरे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को। ठीक है, ये इन्होंने बोला है। तो इसके अंदर आप देखोगे यूरोप के तो यूरोप के 2 ही देश है, यूके एंड फ्रांस। तो उनका तो सिर्फ 5% आबादी है पूरे वर्ल्ड के अंदर। यूरोप की जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड की सिर्फ 5% है, फिर भी उनका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 33% रिप्रेजेंटेशन है। अगर अपन इस यूरोप के अंदर रशिया का भी कुछ भाग आता है तो अपन उसको रशिया को बिना पकड़े भी सिर्फ ये 2 कंट्री का अपन बोल रहे हैं तो उसका 33% आता है। अफ्रीका के 54 कंट्रीज है, एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो ये डिस्पैरिटी है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जापान और जर्मनी, जापान सेकंड नंबर का कंट्रीब्यूशन देते फंड्स बजट में और थर्ड नंबर में जर्मनी देते, लेकिन जापान और जर्मनी तो लूज लूज हुए थे, मतलब वो हारे थे वर्ल्ड वॉर सेकंड में। ठीक है, तो भी उनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, लेकिन पैसे तो ले रहे हैं उनसे, मतलब पैसे मतलब वो कंट्रीब्यूशन तो कर रहे हैं, लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इंडिया की बात लीजिए, इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन में कंट्री बन चुका है, अपनी वर्ल्ड में अच्छी खासी इकोनॉमी है। ठीक है, वी आर कंट्रीब्यूटिंग मोर इन इकोनॉमी। और जो यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग फोर्सेस होते हैं जिसके अंदर इंडिया का पार्टिसिपेशन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तभी भी अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं है। यही राइटर बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे अभी कुछ एक्शन लेने की जरूरत है। तो देखिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो चार्टर है उसको यूनाइटेड नेशन की चार्टर को आपको अमेंड करना पड़ेगा, अगर आपको किसी मेंबर को परमानेंट मेंबर बोल के ऐड करना होगा। तो उसके अंदर आपको 2/3 मेजोरिटी से उसको पारित करना पड़ेगा। 193 कंट्रीज मेंबर कंट्रीज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, तो उसमें के 129 कंट्रीज को आपको उनके उनको साइन करना पड़ेगा और उसके बाद उनके असेंबली में, मतलब उनकी पार्लियामेंट में इसको आपको रेटिफाई करना पड़ेगा, पार्लियामेंट में जाके भी आपको इसको रेटिफाई करके लेना पड़ेगा, तभी ये अमेंडमेंट हो पाएगा। ठीक है, यही इन्होंने बोला है। उन्होंने बहुत सारी कंट्री का नाम बताया कि ब्राजील, इसका भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, इनका भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन ये रीजनल पावर से, इंडिया भी रीजनल पावर है, जापान भी रीजनल पावर है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, रीजनल पावर अपन है लेकिन सुपर पावर क्यों नहीं बन पा रहे, क्योंकि अपने रीजन में ही अपने को बहुत ज्यादा अपोजिशन, जैसे कि इंडिया के लोग, चाइना, पाकिस्तान, दे आर अपोजिंग अस, तो अपन उनको सरपास करके बढ़ नहीं पा रहे, ये उन्होंने बोला है। तो इसको ये करने के लिए उन्होंने ये लाया था कि 10 साल के लिए परमानेंट मेंबर देगी, अभी 2 साल के, तो उन्होंने एक सजेस्ट किया था कि 10 साल के लिए बनाएंगे। ठीक है, इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया था, इंडिया ने बोला नहीं नहीं 10 साल के लिए आप परमानेंट मेंबर कैसे बना सकते हो। तो उन्होंने बोला था ये सेमी परमानेंट मेंबर्स एक कोटा बोल के निकालेंगे, उसके अंदर अपन कंट्री ऐड करेंगे, 10-10 साल के लिए उसको परमानेंट मेंबर बनाएंगे। ठीक है, लेकिन इंडिया ने इसको रिजेक्ट किया गया था। ये साफ साफ दिख रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पूरी तरह से फेल हो गया है पीस कीपिंग में। जैसे कि यूक्रेन वॉर हो गया, रशिया ने वॉर किया यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन एक सॉवरेन कंट्री है, तभी उसके अंदर घुस गई रशिया की आर्मी। यहाँ पे ये बात सोचने की है कि जब जब रिजोल्यूशन आता है यूक्रेन के बारे में तो रशिया उसको वेटो कर देता है, वेटो मतलब उसकी बातचीत ही नहीं होती। उसके बाद माली में, सीरिया में और नॉर्थ कोरिया के बारे में जब जब रेजोल्यूशन आता है तब तक रशिया वेटो ही करता है। और वेस्ट जो कंट्रीज है जब जब कुछ रिफॉर्म की बात की जाती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में,
तब तब वो वेटो अपना यूज करते। तो ये दोनों की हिपोक्रेसी है, दोनों भी दोनों साइड से अपनी मनमानी चला रहे, बाकी किसी का कुछ नहीं जा रहा, और बस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एक बातचीत की दुकान बन चुकी है। ठीक है, ये मैंने शशि थरूर जी बोल रहे। ठीक है, इतना था इस आर्टिकल में। देखते हैं आगे। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको ना आप, मैं थिमलान बोलता हूँ, ध्यान से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजेस बेंच बैठी थी एक केस सुनने के लिए, जिसके अंदर 26 वीक की प्रेगनेंसी थी एक वुमन की, और उसको उनको वो टर्मिनेट करनी थी। ठीक है, अभी जो वुमन है उनको टर्मिनेट करनी है, उनकी प्रेगनेंसी 26 वीक की, तो उनको एक बच्चा है 1 साल का। ठीक है, तो उनका कहना है कि भाई पहले मैं बहुत सारा ट्रॉमा में हूँ, मैं इस बच्चे को नहीं संभाल जाऊंगी। तो केस गया सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस बेंच के अंदर। तो 2 जजेस में दोनों ही वुमेन्स थी। तो इन जजेस ने एक एम्स को बोला कि आप एक रिपोर्ट बनाओ इसके ऊपर। एम्स ने बोला कि हाँ जी ठीक है, आप टर्मिनेट कर सकते हो, सेफ होगा टर्मिनेट करना, कोई बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप बच्चों को निकाल सकते हो। लेकिन इस एम्स के जो डॉक्टर्स थे उनकी एक रिपोर्ट का ईमेल लीक हो गया, एक रिपोर्ट का ईमेल आया जिसको सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर दिखा, लीक नहीं हुआ सॉरी, उस एक रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेंटर ने रिप्रेजेंट किया, और उसमें साफ साफ लिखा था बच्चा इतना बड़ा हो चुका है, अगर इसको माँ की पेट से बाहर भी निकाल देगा तो ये सर्वाइव कर देगा। तो यूनियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे आर्गुमेंट दिए, ये आर्गुमेंट्स अपने को मेंस में लिखने के काम आएंगे, इसको याद रखिए। देखो, बच्चा जन्मा नहीं है, बर्थ नहीं हुआ है, लेकिन वो अनबॉर्न है, और उसको अपन पेट के बाहर निकालोगे तो उसके राइट्स भी है, तो वो आराम से जी पाएगा। ठीक है, तो आप उसके राइट्स को वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव राइट्स के ऊपर नहीं रख सकते। ठीक है, मानते हैं वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव राइट्स खुद के, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर जो बच्चा है उसके भी कुछ राइट है, और वो जी सकता है, तो आप उसको मार नहीं सकते। ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था। ठीक है, 2021 के अंदर, इसके अंदर बोला था 24 वीक्स का अगर प्रेगनेंसी होगी तो उसको टर्मिनेट कर सकते हो आप किसी कंडीशंस में, जैसे कि वुमेन्स की कंडीशन खराब है, बच्चा ठीक नहीं है, उसको कुछ इशू है, तो आप उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये इस केस में 26 वीक्स हो रहे हैं ना, तो आप इसको टर्मिनेट कैसे कर सकते हो? ठीक है, और एक गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मेडिकल ओपिनियन आया है कि बच्चा जिंदा, मतलब बच्चा को अभी भी बाहर निकल जाए तो वो जी सकता है, तो उसको सेव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है, और इसके ऊपर पार्लियामेंट ने एक्ट भी बनाया ये वाला। ठीक है, 2021 में। तो यही बोला गया है कि ये ओवर राइडिंग हो रहा है कि वुमेन्स के एक्सक्लूसिव राइट नहीं है अपने बॉडी के ऊपर, मतलब रिप्रोडक्शन के ऊपर, तो उसके अंदर बाकी सारे डिलेमास भी है, चिल्ड्रंस की भी राइट है। तो अभी ये केस चला गया है, मतलब ये आगे 2 जजेस बेंच रेफर केस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू फॉर्म अ लार्जर बेंच, बोल दिया गया। देखते हैं इसके अंदर क्या वर्डिक्ट आता है। ठीक है, ये केस इतना ही है, इसको ऐसे ही याद रखिए, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद इजराइल फॉर्म्स इमरजेंसी गवर्नमेंट फॉर ड्यूरेशन ऑफ वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सॉरी, वॉर के लिए उन्होंने एक इमरजेंसी गवर्नमेंट बनाई इजराइल ने, इतना ही, उनके कंट्री का इतना पढ़ के कुछ काम का नहीं ना। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम के ऊपर सर्च कर सकते हो, स्वैग यूपीएससी ओनली बोल के, और उस ग्रुप के अंदर आप उसको टेलीग्राम मिलेगा। थैंक यू।